Now we have the last topic, I guess, 1.6. Yep, that's the last topic for today. First unit हमारा यहाँ पे complete हो जाएगा. So here we have descriptive and inferential statistics. Okay, जैसे मैंने कल भी बताया था, फिर आज फिर बता दे रही हूँ. BPCC 104 is all about descriptive statistics. 104 and inferential statistics है आपका पूरा का पूरा 108 में, सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट 108. ठीक है, याद रखना आप लोग. तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में क्या है, यहाँ पे हम डेटा को क्या कर रहे हैं, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लेके आ रहे हैं, वेयर यू आर बेसिकली डिस्क्राइबिंग द डेटा. आप उस डेटा का कुछ मतलब निकाल रहे हो. ठीक है, हियर इज एन एग्जांपल कि एक टीचर है जिसको इंग्लिश का टेस्ट लेना है, इंग्लिश राइटिंग का टेस्ट लेना है अपने बच्चों के लिए, 100 मार्क्स का वो टेस्ट है. तो वो स्टैटिस्टिक्स के थ्रू समझेगी ये चीज़ को कि जो बच्चे हमारे सबसे पहले तो 100 बच्चों का टेस्ट है. यहाँ पे ये गिवन नहीं है ना कितने बच्चे हैं, हाँ यहाँ पे कुछ गिवन नहीं है कितने स्टूडेंट्स हैं, बट मान लेते हैं हम कि 100 स्टूडेंट्स हैं, राइट. तो 100 स्टूडेंट्स में अब हमें डिस्क्रिप्टिवली उसको पूरा उस डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में उसको लेके आऊंगी कि मैं एवरेज निकालूंगी कि 65 तो एवरेज मार्क्स हैं जो मेरे बच्चे स्कोर कर रहे हैं. 65 इज व्हाट, 65 इज योर मीन. ठीक है, 65 क्या है आपका मीन है, एवरेज मार्क्स. ठीक है, देन उन्होंने ये देखा कि एक बच्ची है टीना, उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है. ठीक है, उसने क्या किया, 85 परसेंटाइल है उसके. तो 85 परसेंटाइल का मतलब क्या है कि 85 बच्चों से ज़्यादा अच्छा उसने परफॉर्म किया है. ओके, या आप ये भी कह सकते हो कि उसने 85% स्कोर किया है. ठीक है, तो इस तरीके से आप कंपैरिजन भी कर रहे हो, इस फिर डेटा का मीनिंग भी निकाल रहे हो. अब आप 100 बच्चों के इंडिविजुअल स्कोर्स ले लोगे तो उस चीज़ का कोई मतलब नहीं है अनटिल एंड अनलेस आप उसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लेके आओगे. तो दिस इज कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स. ओके, सो इसके अंदर भी बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं. Descriptive statistics mainly comprise of description and organization of data. Okay, it can be termed as a technique that helps in summarization, where you summarize your data. ठीक है, आप उसके characteristics के हिसाब से आप उसको summarize कर रहे हो कि जो बच्चे हैं जिनका स्कोर आया है 10 to just a second, not 10 basically, जिन बच्चों का इंग्लिश राइटिंग में 0 से 25 के बीच में स्कोर आया है वो बिल्कुल ही गधे हैं, बिल्कुल ही उनकी जो राइटिंग स्किल्स हैं वो काफ़ी पुअर हैं. ठीक है, जिन बच्चों ने फिर 25 से 50 के बीच में स्कोर किया है, ठीक है, वो भी ज़्यादा अच्छे नहीं है. ठीक है, ओके. देन 50 से लेके 75 के बीच में जिन्होंने स्कोर किया है ये हमारे एवरेज बच्चे हैं. ठीक है, ये एवरेज स्टूडेंट्स हैं और ये बिलो एवरेज हो गए. ठीक है, बिलो एवरेज हो गए. और देन 75 से 100 के बीच में जिन्होंने स्कोर किया है दे आर व्हाट, दे आर ब्रिलियंट स्टूडेंट, दे आर एक्सीलेंट स्टूडेंट. ठीक है, उनको हम एक्सीलेंट देंगे, बढ़िया स्टूडेंट्स देंगे. तो इन पे मेहनत करनी है, इन पे मेहनत करनी है, ये ठीक है. ओके, तो ये क्या किया, एक तरीके से मैंने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में समराइज कर दिया ये डेटा मैंने अपना. यहाँ पे अब मीनिंग समझ में आने लगा डेटा का. ओके, अब फिर मैं उस हिसाब से पूरा ऑर्गेनाइज कर दूंगी डेटा कि पुअर जो 0 से 25 के बीच में जो बच्चे थे, 10 बच्चों ने इतना स्कोर किया है, फिर ये जो स्कोर है 30 बच्चों ने इतना स्कोर किया है. देन हमारे अगेन 30 बच्चे यहाँ आए हैं, कितने बचे, 30, 60, 70 एंड देन लास्ट में अगेन 30 बच्चे जो हैं वो एक्सीलेंट स्टूडेंट्स हैं. फाइन, दिस इज व्हाट यू कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स. और भी वेज हैं, और भी मेथड्स हैं, हम बहुत सारी चीज़ों से हमने सेकेंड यूनिट में पढ़ा है ऑलरेडी, राइट. तो आप लोगों को ऑलरेडी अंदाजा होगा. देन बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ द सैम्पल, अब सैम्पल की किस तरीके की प्रॉपर्टीज हैं उस तरीके से हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स को कैटेगराइज करते हैं. कैसे कैसे कैटेगराइज करते हैं, हम कैटेगराइज करते हैं स्टैटिस्टिक्स ऑफ लोकेशन में, स्टैटिस्टिक्स ऑफ डिस्पर्जन में, स्टैटिस्टिक्स ऑफ कोरिलेशन में. क्योंकि हम ये सारे न्यूमेरिकल्स ऑलरेडी कर चुके हैं तो अब बस सिंपल से वे में मैं इसको समझाऊंगी. आई विल नॉट गो इनटू डेप्थ. स्टैटिस्टिक्स ऑफ लोकेशन क्या है, जब आपको अपने पूरे डेटा का बिल्कुल सेंट्रल वैल्यू मिल रहा है. ठीक है, आपको एक लोकेशन मिल रही है, मीन मीडियन मोड, आपको सेंट्रल वैल्यू मिल गई. अब आपके एवरेज आपका 65 आया था, अब आपके एवरेज से डेटा कितना दूर है, कितना पास है, दिस इज योर लोकेशन. एक आपको लोकेशन मिल गई अपने डेटा की, राइट. देन वी हैव डिस्पर्जन के आपका एक डेटा आपके मीन से कितना दूर है, हमने यही देखा था स्टैंडर्ड डेविएशन में, राइट. क्या रेंज है उसकी, क्या एवरेज डेविएशन है, बट हमने स्टैंडर्ड डेविएशन अच्छे से न्यूमेरिकल कर रखा है तो आपको पता है कि हमारा एक डेटा मीन से या एक ऑब्जर्वेशन मीन से कितनी डेविएटेड है, कितना दूर है. ओके, देन स्टैटिस्टिक्स ऑफ कोरिलेशन के आपके पास दो ग्रुप्स हैं तो या आपके पास दो ऑब्जर्वेशंस हैं तो ये दोनों ऑब्जर्वेशन या ये दोनों ग्रुप्स आपस में कैसे कोरिलेट कर रहे हैं, दिस इज योर स्टैटिस्टिक्स ऑफ कोरिलेशन, जहाँ पे हमने स्पीयरमैन रैंक ऑर्डर कोरिलेशन देखा था. ओके, सो ये हमारे क्या है, यहाँ पे दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप था कि आपको देखना है कि ई क्यू और जेंडर का क्या रिलेशन है, राइट. तो ये कोरिलेशन ही तो है. ठीक है, सो ये होता है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के अंदर. फाइन, एनी डाउट, किसी को कुछ कहना है क्या? फाइन, नेक्स्ट वी हैव
इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स, ये चीज़ शायद आप लोगों को अभी समझ में ना आए, बट सेकेंड ईयर में काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगी, बट मैं फिर भी समझाती हूँ। अब इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स में आपको क्या करना होता है, इन्फरेंसेस ड्रॉ करने होते हैं। अभी आपने डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में तो क्या किया, पूरे डेटा को समराइज कर दिया, ऑर्गेनाइज कर दिया उसको, बट उसके अंदर से एक मीनिंग निकालना, फिर उसको उस मीनिंग को पॉपुलेशन पे जनरलाइज करना कि ये जो रिजल्ट आया है ये सही है, अब मैं इसको पॉपुलेशन पे जनरलाइज कर सकती हूँ। ओके, तो दिस इज कॉल्ड, मतलब ये जो है ये पूरा होता है इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स के थ्रू। ओके, सो यहाँ पे इन्होंने एक एग्जाम्पल लिया है कि एक रिसर्चर है, वो वही इमोशनल इंटेलिजेंस और सेल्फ कॉन्सेप्ट के ऊपर स्टडी करना चाह रहा है। किसके ऊपर स्टडी करना चाह रहा है, साउथ दिल्ली के जो बच्चे हैं, एडोलेसेंट्स जो हैं, उनके ऊपर स्टडी करना चाह रहा है। तो उसके लिए उसने क्या किया, एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल लिया, जो है 500 बच्चों का सैंपल लिया। व्हाट इज रिप्रेजेंटेटिव सैंपल, रिप्रेजेंटेटिव सैंपल ये होता है कि ऐसा कोई सैंपल जो कि पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट करे, ठीक है ना, कि जैसे कि मुझे इग्नू के बच्चे लेने हैं, इग्नू के बच्चों के ऊपर मैं स्टडी कर रही हूँ, तो 500 बच्चे इग्नू के ही होने चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि मतलब कि 500 बच्चे, मैंने 500 मतलब 500 का मुझे सैंपल लेना है, उसमें से मैंने 200 बच्चे दिल्ली यूनिवर्सिटी के ले लिए, 100 बच्चे एमआईटी यूनिवर्सिटी के ले लिए, फिर मैंने 200 बच्चे जो है इग्नू के ले लिए। ये रिप्रेजेंटेटिव सैंपल नहीं होगा, क्योंकि ये एक्जैक्टली पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। ओके, सो दिस इज कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव सैंपल। बैक टू द टॉपिक कि एक रिसर्चर है, वही ईक्यू और सेल्फ कॉन्सेप्ट के ऊपर रिसर्च करना चाह रहा है। किसके ऊपर, कि साउथ दिल्ली के जो एडोलेसेंट्स हैं। अब दिस इज नॉट पॉसिबल कि सारे ही साउथ दिल्ली में तो कितने हजारों लाखों बच्चे होंगे, राइट। तो हमने क्या किया, सैंपल ले लिया। अब सैंपल कैसे लिया, अलग अलग साउथ दिल्ली में जो स्कूल्स थे उनके हमने उनका सैंपल ले लिया, उसमें से हर स्कूल में से 100-100 बच्चे उठा लिए। ओके, अब इन्होंने कुछ ऐसे टेस्ट लिया जिसके थ्रू उनका ईक्यू और सेल्फ कॉन्सेप्ट जो है वो चेक हुआ। द रिसर्चर वॉज इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट इफ सिग्निफिकेंट डिफरेंस एग्जिस्ट बिटवीन द मीन्स स्कोर्स ऑब्टेन बाय मेल एंड फीमेल एडोलेसेंट्स विद रिगार्ड टू द बोथ ऑफ द वेरिएबल्स। अब यहाँ पे उन्होंने ये भी देखना है कि जो मेल और फीमेल्स हैं, जैसे अभी हम लोग ऊपर भी ये चीज़ बात कर चुके हैं, जेंडर बेसिकली जो है, क्या इसका कोई रिलेशन है ईक्यू या सेल्फ एस्टीम से, ईक्यू या हमारे सेल्फ एस्टीम से, ठीक है। तो रिसर्चर ये भी करना चाह रहा है। फॉर दैट ही विल यूज इंडिपेंडेंट टी टेस्ट या अलग अलग तरीके से। मतलब बेसिकली आप देखो कि मेल्स का मीन क्या आया है, ठीक है, मेल का मीन स्कोर क्या है, एवरेज स्कोर क्या है, और फीमेल का मीन स्कोर क्या है, एवरेज स्कोर क्या है, फिर इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। फॉर दैट एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक होती है इंडिपेंडेंट टी टेस्ट, जो कि हमारे अभी सब्जेक्ट में नहीं है, सेकेंड ईयर में है। तो बस इससे बेसिकली हम सिग्निफिकेंट डिफरेंस पता लगा लेते हैं इन दोनों ही वेरिएबल्स का, तो फिर उससे हमको रिजल्ट मिल जाता है। ओके, अब यहाँ पे मीन स्कोर्स जो है वो फीमेल स्टूडेंट्स का इमोशनल इंटेलिजेंस पे ज़्यादा आया है जब हम मेल स्टूडेंट्स की बात करें। मतलब अगर हम कंपेयर करें कि इमोशनल इंटेलिजेंस जो है वो फीमेल स्टूडेंट्स का हाई है, और जो इमोशनल इंटेलिजेंस फीमेल स्टूडेंट्स का हाई है और मेल स्टूडेंट्स का लो है। फीमेल स्टूडेंट्स का, जस्ट अ सेकेंड, फीमेल स्टूडेंट्स का जो EQ है वो हाई है, और मेल स्टूडेंट्स का जो EQ है वो क्या है, लो है, ठीक है। सो ये हो गया मेरा, ये चीज़ इंडिकेट कर रही है कि दे हैव हायर इमोशनल, फीमेल्स हैव हायर इमोशनल इंटेलिजेंस। ओके, बट अगर इन दोनों का मीन ऑलमोस्ट सिमिलर आया तो हम क्या बोलेंगे कि कोई भी सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है, मतलब जेंडर का कोई EQ से कोई रिलेशनशिप नहीं है, सबका सेम ही रिजल्ट है। ओके, द रिसर्चर ऑल्सो वांटेड टू नो इफ सिग्निफिकेंट डिफरेंस एग्जिस्ट इन इमोशनल इंटेलिजेंस एंड सेल्फ कॉन्सेप्ट विद रिगार्ड टू द फेजेस ऑफ एडोलेसेंस। अब यहाँ पे क्या है, हमारे पास बहुत सारी फेजेस हैं कि जो बिल्कुल बहुत ज़्यादा ही यंग है, मतलब 11, 12, 13 साल के बच्चे हैं, फिर हमारे पास 13, 14, 15 साल के बच्चे हैं, फिर आपके पास थोड़ा 16, 17, 18 साल के बच्चे। अब इन चीज़ों में भी कोई ऐसा, इन चीज़ों का भी इफेक्ट है क्या, ये जो फेजेस हैं या जो एजेस हैं आपके एडोलेसेंस की, अर्ली मिडिल लेट, इसका भी क्या कोई फर्क है इमोशनल इंटेलिजेंस और सेल्फ कॉन्सेप्ट से। फॉर दैट दे विल यूज अनोवा, ठीक है। सो ये भी अनोवा भी आपका नेक्स्ट ईयर का टॉपिक है, तो बस इससे याद रखना आप लोग, जितना याद रख पाओ। ओके, then inferential statistics refers to the mathematical methods based on the probability theory and helps in reasoning and inferring the characteristics features of the sample drawn from the larger population. Basically they basically try to draw inferences फ्रॉम द सैम्पल। जो सैम्पल कहाँ से लिया है, पॉपुलेशन से, और उन सैम्पल का रिजल्ट बेसिकली हम निकालना चाह रहे हैं कि इस सैम्पल का जो रिजल्ट है, आउटकम है, वो किस तरीके का होगा। तो वो हम इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स के साथ हम लोग यूज़ करते हैं। नाउ वी हैव सम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जिसको हम थोड़ा अच्छे से समझते हैं। ये इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स के दो प्रोसीजर्स हैं। वी हैव एस्टिमेशन एंड देन आई गेस वी हैव हाइपोथेसिस टेस्टिंग, ठीक है। यहाँ पे मैं हाइपोथेसिस वगैरह के बारे में डिटेल में बात करूँगी। सो एस्टिमेशन को आप लोगों को दो चीज़ें याद रखनी है, पॉइंट एस्टिमेशन एंड देन इंटरवल एस्टिमेशन। यहाँ पे बेसिकली रिसर्चर क्या करता है, एस्टिमेट करता है। क्या एस्टिमेट करता है, पॉइंट अगर एस्टिमेशन को दे रहा है, ओके देख लेते हैं। एस्टिमेटिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ अ फिनोमिनन इज रेफर टू एज एस्टिमेशन। मैं इस तरीके से, मेरा जो सैंपल का मीन है वो ये आया है और यही
चांसेस है कि यही जो मीन आया है वो पॉपुलेशन का भी अगर आप करोगे तो सेम ही मीन आएगा, ठीक है। तो अब देखो पॉइंट एस्टिमेशन में क्या है, पॉइंट एस्टिमेशन में आप एक पॉइंट दे रहे हो, आप एक सिंगल वैल्यू दे रहे हो, याद रखना ये चीज, पॉइंट एस्टिमेशन में यू आर गिविंग अ सिंगल वैल्यू। जैसे कि मैं एक रिसर्चर हूँ और मैंने ये एस्टिमेट कर दिया कि मेरे सैंपल का मीन आया है 46.8, अब यही सेम ना पॉपुलेशन का भी मीन आएगा, दिस इज कॉल्ड पॉपुलेशन मीन, ओके। एंड देन इंटरवल एस्टिमेशन में क्या होता है, मैंने एक इंटरवल दे दिया कि मेरा जो सैंपल का मीन है वो इसके बीच में आया है, मतलब 46 47 से लेके 47 के बीच में आया है, 45 से लेके 47 के बीच में आया है। तो जब पॉपुलेशन का अगर हम मीन कभी निकालेंगे तो उसका भी यही आएगा। तो ये एक तरीके से एस्टिमेशन है, ओके। सो दिस इज कॉल्ड पॉइंट एस्टिमेशन एंड इंटरवल एस्टिमेशन, ओके। यहाँ पे पॉपुलेशन के मीन को हम इस तरीके से म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज द साइन, ओके। एंड देन हाँ, और सैंपल के मीन को हम x बार से डिनोट करते हैं, पॉपुलेशन के मीन को हम म्यू से डिनोट करते हैं और सैंपल के मीन को हम x बार से डिनोट करते हैं, ओके। दैट्स इट। अभी आप लोगों को इतना ही समझना काफ़ी है। वी हैव टू काइंड्स ऑफ एस्टिमेशन, टू टाइप्स ऑफ एस्टिमेशन। पॉइंट में एक सिंगल वैल्यू दे रहे हैं, इतना याद रखो बस। इंटरवल में आप एक इंटरवल दे रहे हो, ओके, कि इन दोनों नंबर्स के बीच में ही हमारा मीन आएगा। सैंपल का मीन इन दोनों नंबर्स के बीच में आया है और आपका जो पॉपुलेशन का मीन है वो भी इन्हीं दोनों नंबर के बीच में आएगा। तो यहाँ पे एक चीज़ और जो है वो दिमाग में रखना कि ये जो इंटरवल एस्टिमेशन है ये थोड़ा सा ट्रस्टवर्दी हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि एक इंटरवल दे दिया है, ऊपर नीचे होगा तो भी चलेगा कि अगर पॉइंट एस्टिमेशन की मैं बात करूँ तो क्या होगा कि आपने एक सिंगल वैल्यू दे दी तो वहाँ पे आप फंस गए, वहाँ पे ज़रूरी थोड़ी है सेम ही वैल्यू आए, है ना। तो यहाँ पे इतना ज़्यादा ट्रस्टवर्दी नहीं होता है पॉइंट एस्टिमेशन, इंटरवल एस्टिमेशन इज मोर ट्रस्टवर्दी, ओके। सो ये चीज़ याद रखना, ओके। देन व्हाट वी हैव, ये सब आप लोगों को याद रखने की जरूरत नहीं है, बस एस्टिमेशंस याद रख लो, ओके। देन वी नेक्स्ट टॉपिक वी हैव हाइपोथेसिस टेस्टिंग, ओके। हाइपोथेसिस क्या होता है पहले तो ये समझो। हाइपोथेसिस इज बेसिकली अ टेंटेटिव स्टेटमेंट, जैसे कि हमने लास्ट टॉपिक्स में भी बात करी है इसके बारे में, कि किसी भी रिसर्च से पहले हम एक हाइपोथेसिस देते हैं, ठीक है, कि ये जो चीज़ है इसका इफेक्ट ये है, ये जो चीज़ है इसका इफेक्ट ये है। अभी हम आगे एग्जाम्पल्स से समझेंगे, ओके। सो एक डिक्लेरेटिव फॉर्म में आप एक सेंटेंस दे रहे हो बिफोर स्टार्टिंग द रिसर्च, और फिर पूरी रिसर्च में आप वही चीज़ को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हो। आपने एक स्टेटमेंट दे दिया, ठीक है। अब क्या होता है, किस तरीके के हाइपोथेसिस होते हैं, वी हैव टू टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस, नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, ठीक है। नल हाइपोथेसिस क्या है, मैं एक रिसर्चर हूँ, सपोज मैं एक रिसर्चर हूँ और मैं ये पता करना चाह रही हूँ कि क्या कोई डिफरेंस है जॉब सेटिस्फैक्शन में, जो कि गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं या जो प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, तो क्या इन दोनों जो ऑफिसर मतलब गवर्नमेंट जॉब वाले हैं या प्राइवेट जॉब वाले हैं, दोनों ही एम्प्लॉयज़ में क्या जॉब सेटिस्फैक्शन का कोई डिफरेंस है, ठीक है। मैं पहली बात तो समझो कि ये मेरी रिसर्च का टॉपिक है। अब अगर मैं नल हाइपोथेसिस दूँ तो नल हाइपोथेसिस में डायरेक्टली मैं क्या बोलूँगी कि इन दोनों ही एम्प्लॉयज़ के बीच में कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है, एंड दिस इज योर बाय डिफॉल्ट वाला हाइपोथेसिस कि ये तो हर स्टडी में होता ही है, मतलब ऐसा कोई डिफरेंस ही नहीं है। याद रखना, नल हाइपोथेसिस कुछ भी नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों बराबर ही है, एवरीथिंग इज इक्वल, ओके। जैसे मैं ऐसे लिख देती हूँ कि प्राइवेट एम्प्लॉयज़ एंड गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ दे बोथ आर इक्वल, इन दोनों के बीच में से जॉब सेटिस्फैक्शन का कोई भी डिफरेंस नहीं है, नो डिफरेंस, नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस जॉब सेटिस्फैक्शन का, मतलब दोनों ही अपनी जॉब से सिमिलर वे में सेटिस्फाइड हैं, ओके। दिस इज योर नल हाइपोथेसिस सेटिस्फैक्शन, ठीक है। तो ये याद रखना। एंड देन अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में मैं क्या बोलूंगी, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में नल हाइपोथेसिस का उल्टा, कि इन दोनों के जॉब सेटिस्फैक्शन में देयर इज अ डिफरेंस, कि ये जो प्राइवेट एम्प्लॉय हैं और जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, दोनों ही अपनी जॉब सेटिस्फैक्शन में इन दोनों के बीच में डिफरेंस है, दे बोथ आर नॉट इक्वल, नॉट इक्वल, ठीक है। देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन दीज वेरिएबल्स, ओके। सो ये होता है हमारा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अब रिसर्च में मैं यही पता लगाने की कोशिश करूंगी कि बेसिकली नल हाइपोथेसिस लोग देते हैं और फिर नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने की कोशिश करते हैं। मैं पता लगाऊंगी कि इन्होंने ये बात नल हाइपोथेसिस दिया था कि ये दोनों चीज़ें बराबर हैं, प्राइवेट बैंक एम्प्लॉयज़ और गवर्नमेंट बैंक एम्प्लॉयज़, ये सब इन लोगों का जॉब सेटिस्फैक्शन लेवल सेम है। मुझे इस चीज़ को क्या करना है, रिजेक्ट करना है, कि नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना है, नहीं, वहाँ पे डिफरेंस है, प्राइवेट बैंक एम्प्लॉयज़ ज़्यादा खुश हैं या गवर्नमेंट बैंक एम्प्लॉयज़ ज़्यादा खुश हैं अपनी जॉब से। तो नल हाइपोथेसिस बेसिकली बना ही रिजेक्ट होने के लिए होता है, ओके। देन अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में भी दो तरीके के हैं, एक होता है डायरेक्शनल, एक होता है नॉन डायरेक्शनल। अब डायरेक्शनल नॉन डायरेक्शनल में क्या मतलब है, एक देखो ये तो नॉन डायरेक्शनल हो गया, मैंने ये बोल दिया कि प्राइवेट बैंक एम्प्लॉयज़ में और गवर्नमेंट बैंक एम्प्लॉयज़ में एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस है,
इसमें कोई मैंने डायरेक्शन नहीं दिया, ये एक सिंपल सा मैंने ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस स्टेट कर दिया। बट इफ इट इज डायरेक्शनल हाइपोथेसिस तो मैं क्या बोलूंगी, एक डायरेक्शन दे दूंगी, मैं ये बोल दूंगी कि प्राइवेट बैंक एम्प्लॉयज जो है वो अपनी जॉब से ज़्यादा सेटिस्फाइड है और गवर्नमेंट बैंक एम्प्लॉयज जो है वो अपनी जॉब से कम सेटिस्फाइड है। सो हियर व्हाट आई हैव डन, आई जस्ट गिव अ डायरेक्शन हियर, मैंने ये डायरेक्शन दे दिया ना, अब मेरी जो पूरी स्टडी होगी वो इसी डायरेक्शन में काम करेगी कि मुझे वाकई में ये चीज़ पता लगानी है कि वाकई में प्राइवेट एम्प्लॉयज अपनी जॉब से ज़्यादा सेटिस्फाइड होते हैं। दिस इज कॉल्ड डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। और नॉन डायरेक्शनल में कोई डायरेक्शन नहीं दे रही, मैं सिंपली ये चीज़ स्टेट कर रही हूँ कि इन दोनों चीज़ों के बीच में कोई ना कोई डिफरेंस है। आई होप इट इज क्लियर क्या होता है नल हाइपोथेसिस, क्या होता है ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. फाइन। अब एक चीज़ और बची है बस यहाँ पे, स्टेप्स इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग। 4 स्टेप्स, हाँ 4 स्टेप्स वी हैव। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहला तो क्या है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग का है ये स्टेप्स कि सबसे पहले तो हमको, सबसे पहले ही स्टेप तो यही है कि हमको नल या ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस स्पेसिफाई करना है, क्या नल हाइपोथेसिस देना है, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस देना है। नल हाइपोथेसिस में आप क्या बोलोगे, देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में यू विल से देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन दीज टू वेरिएबल्स। ओके, देन यू हैव टू सिलेक्ट अ लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कि मैं अपने रिजल्ट में 95%, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रही हूँ क्योंकि आप लोगों के काम का नहीं है अभी सब कुछ, बट स्टिल बुक में है तो पढ़ाना तो पड़ेगा। तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस में क्या है कि मैं 95% कॉन्फिडेंस हूँ या मैं 99% कॉन्फिडेंस हूँ। ठीक है, मैं बहुत सिंपलर वे में समझा रही हूँ ताकि याद रहे। 95% कॉन्फिडेंस है तो मतलब क्या है कि 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, और 99% ज़्यादा ही अगर कॉन्फिडेंस हूँ तो 0.01 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है। अब क्योंकि हम ह्यूमन पार्टिसिपेंट्स के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, साइकोलॉजी में मोस्टली हम ह्यूमन पार्टिसिपेंट्स को लेते हैं, तो वहाँ पे 100% एक्यूरेसी नहीं आती है। आप ऐसे नहीं कह सकते हो कि ये जो भी रिजल्ट आया वो बिल्कुल 100% एक्यूरेट है। वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसकी वजह से आपका रिजल्ट गलत हो सकता है, चांस फैक्टर्स जिसको हम कहते हैं। आगे हम लोग इस चीज़ों के बारे में ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो 5 और 1% चांसेस होते हैं कि हमारा जो रिजल्ट आया वो किसी एरर की वजह से, किसी चांस फैक्टर की वजह से, ओके, किसी और, जैसे हमने ऊपर बात करी थी ना जब हमने लास्ट टॉपिक में इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में बात करी थी, वहाँ पे हमने एक्सट्रेनियस वेरिएबल के बारे में भी बात करी थी कि ज़रूरी नहीं है कि, चलो मैं बता ही देती हूँ क्या है इसका मतलब। फॉर एग्जांपल यही गवर्नमेंट और प्राइवेट वालों की हम बात कर रहे थे ना, तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ अपनी जॉब की वजह से सेटिस्फाइड नहीं हो सकता है कि उनका इन्वायरमेंट अच्छा नहीं हो, है ना, वो इसकी वजह से सेटिस्फाइड नहीं हो, बट हमारा तो मेन कंसर्न ये था ना पता करना कि वो अपनी जॉब की वजह से कितने सेटिस्फाइड हैं या नहीं है। बट एक्सट्रेनियस वेरिएबल यहाँ पे क्या आ गए कि वो वहाँ का टॉक्सिक एनवायरनमेंट है, वहाँ एसी काम नहीं करता है और वहाँ का जो बॉस है वो अच्छा नहीं है, तो यहाँ पे जॉब का कोई रिलेशन नहीं है, यहाँ पे दूसरी चीज़ें आ रही हैं जिसकी वजह से हमारी जो स्टडी है वो अफेक्ट हो रही है। तो ये चांसेस रहते हैं, ठीक है, ये एरर्स के चांसेस रहते हैं। ओके, तो रिसर्चर हमारा इस लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को सिलेक्ट करता है कि मेरा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या है। ओके, देन वी हैव टाइप 2 एंड टाइप 1 एरर, ये भी एक चीज़ है, ठीक है। टाइप 1 एरर और टाइप 2 सिंपली अगर आप लोग याद रख सको तो याद रखना, मैं इसको लिख लो एक जगह, मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगी ताकि हमेशा के लिए याद रहे। नल हाइपोथेसिस क्या होता है कि, सॉरी, टाइप 1 एरर क्या होता है कि आपका नल हाइपोथेसिस सही था बट वो रिजेक्ट हो गया, ठीक है। सिंपल एक लाइन में इसको लिख लो कहीं पे कि टाइप 1 एरर में क्या होता है कि आपका नल हाइपोथेसिस सही था बट आपने उसको रिजेक्ट कर दिया, ये एक गलती हो गई है, दिस इज अ टाइप 1 एरर। एंड देन टाइप 2 एरर में क्या है कि, अरे पूरी रिसर्च होती है ना वहाँ पे बाद में रिजेक्ट हो जाता है, टाइप 1 एरर हो गया। ओके, देन टाइप 2 एरर में क्या होता है कि नल हाइपोथेसिस आपका गलत था फिर भी हमने एक्सेप्ट कर लिया। ओके, ये हम आगे जब हम जैसे जैसे हमारा लेवल बढ़ेगा ना तो वैसे वैसे ये सारी चीज़ें आप लोग को ऑटोमेटिकली समझ में आने लगेंगी कि ये कैसे हुआ। ओके, सो ये हो गया टाइप 2 एरर। ओके, कि नल हाइपोथेसिस आपका गलत था फिर भी आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया। ओके, जैसे कि समझा देती हूँ, चलो मैं टाइप 2 एरर की बात करती हूँ कि आप मान के चलो कि आपने ये बोला कि कैंसर के पेशेंट्स में एंग्जाइटी लेवल काफ़ी हाई रहता है, कैंसर के पेशेंट्स में एंग्जाइटी लेवल काफ़ी हाई रहता है। ओके, तो ये आपने क्या बोला कि मतलब पहले तो आपने नल हाइपोथेसिस दिया कि कैंसर का एंग्जाइटी से कोई भी ऐसा कोई खास रिलेशनशिप नहीं है। ओके, मतलब ऐसा कुछ खास रिलेशनशिप नहीं है, देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन दीज टू वेरिएबल्स। ओके, तो ये तो हो गया मेरा नल हाइपोथेसिस। बट रिसर्च में बाद में क्या हो गया कि ये चीज़ बाद में रिजेक्ट हो गई, ठीक है, कि या सोचो कि एक्सेप्ट हो गई, ये चीज़ मैंने एक्सेप्ट कर ली,
कि कैंसर का एंग्जाइटी से कुछ रिलेशनशिप है। तो ये क्या हो गया, मेरा टाइप 2 एरर हो गया ना, कि ऐसा एक्चुअली में कैंसर का एंग्जाइटी से कोई रिलेशनशिप नहीं था, बट एक्चुअली में आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया। ये हो गया आपका टाइप 2 एरर। ठीक है ना, समझ में आई ये चीज? दिस इज कॉल्ड टाइप 2 एरर, कि वाकई उस चीज का कोई रिलेशनशिप नहीं था, फिर भी आपने वो चीज को एक्सेप्ट कर लिया। जैसे कि आप बहुत से अपने अगर रियल लाइफ एग्जाम्पल इसको देखो, तो जैसे कि हमारे घर में दादी नानी इस तरीके की बात करती है ना, कि अगर बिल्ली रास्ता काट जाएगी तो आपका कुछ दिन जो है वो खराब हो जाएगा, राइट? तो ये बात तो गलत है ना, ये तो हाइपोथेसिस जो है वो गलत है, फिर भी आप उस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हो। दिस इज टाइप 2 एरर, राइट? बहुत सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ, बट ये रिसर्च में ये सारी चीज़ें बहुत अलग वे में होती हैं। तो आप लोग बस अभी इतना याद रखो कि टाइप 1 एरर क्या होता है, कि आपका नल हाइपोथेसिस सही था, आपने उसको रिजेक्ट कर दिया, और आपका नल हाइपोथेसिस अगर गलत था और आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, देन इट विल बी अ टाइप 2 एरर। सिंपल, बस इसको याद रखो। देन स्टेप 3 में क्या होता है, हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग की बात कर रहे हैं, कि बेस्ड ऑन द पैरामीटर स्पेसिफाइड इन द नल हाइपोथेसिस द स्टैटिस्टिक्स इज कैलकुलेटेड। जो पॉपुलेशन से आपने पैरामीटर लिया है, अब उस पे सैंपल पे क्या होगा, हम स्टैटिस्टिक्स को कैलकुलेट करेंगे। क्या होगा, डेटा कलेक्शन होगा, एंड देन आपका डेटा कलेक्ट करोगे, आप सैंपल का डेटा कलेक्ट करोगे, फिर देन लास्ट में यू विल एनालाइज द डेटा एंड देन डिसीजन विल बी टेकन कि हमारा जो नल हाइपोथेसिस हमने दिया है वो हमको एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। तो दिस इज कॉल्ड हाइपोथेसिस टेस्टिंग। ठीक है, बस इतना 4 स्टेप्स में आप लोग इसको याद रखना। ओके, सो ये हमारा था फर्स्ट यूनिट, जो कि